गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के धुले में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने उस दौरान दावा किया कि मोदी जी ने देश को समृद्ध और सुरक्षित बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय भारत विश्व अर्थव्यवस्थाओं की सूची में 11वें स्थान पर था, लेकिन मोदी जी के देश को 5वें स्थान पर लेकर आ गए हैं। 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। विपक्ष पर वार करते हुए अमित शाह ने कहा कि अघाड़ी वाले झूठ वादे करते हैं। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी कहा था कि वही वादे करने चाहिए जो पूरे किए जा सके। मिशन की धज्जियां उड़ाते रहता है। आप सभी जानते हैं ये देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। ये मनमोहन सिंह जी हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे, दुनिया में 11वें नंबर पर। कौन से नंबर पर छोड़ा था? दूल्हे वालों बोलो जरा, अरे माताएं बहनें बोले कौन से नंबर पर? 11वें नंबर पर। मोदी जी ने 10 ही साल में 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर लाने का काम मोदी जी ने। और आप क्या खुश हो जाते हो 5वें नंबर से? मैं आपको बता कर जाता हूं, मेरी बात याद रखना, 2027 में भारत की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाएगी। तीसरे नंबर। भाइयों बहनों, ये सारे अघाड़ी वाले झूठे वादे करते हैं, कुछ कुछ वादे कर देते हैं। अभी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष जी खड़गे साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई आप लोग वादा ऐसा करो जो पूरा कर पाओ। नसीहत दी, क्योंकि कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में जो इनकी सरकार बनी, उसने अपने वादे पूरे नहीं किए। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। और मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी का वादा पत्थर पर लकीर। हमने कहा था हम राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम मंदिर को अटका कर रखा। मोदी जी ने वहीं भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि संविधान और चुनाव के नियमों के अनुसार मतदान से पहले के 48 घंटों को साइलेंट पीरियड के नाम से जाना जाता है। उस दौरान कोई भी राजनीतिक पार्टी प्रचार में उतर नहीं सकती है, अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी जो एक राष्ट्रीय दल है, ये जानते हुए कि साइलेंट पीरियड चल रहा है, 11 तारीख के बाद कल यानी कि 12 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है। कांग्रेस पार्टी के तथाकथित दिग्गज नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग को गंभीरता से नहीं लेते हैं। मिशन की धज्जियां उड़ाते रहता है। आप सभी जानते हैं, ये विदित है कि एक साइलेंट पीरियड होता है। संविधान के अनुसार, चुनाव के नियमों के अनुसार जो 48 घंटे होते हैं मतदान से पहले, वो 48 घंटे साइलेंट पीरियड के हिसाब से जाना जाता है, जिसके नियम होते हैं कि उस दौरान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी प्रचार प्रसार में उतर नहीं सकती, प्रचार प्रसार कर नहीं सकती, अपना मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र रिलीज नहीं कर सकती है। कोई बड़ा नेता किसी प्रकार का उस समय रैली नहीं कर सकता है। इस विषय से अनभिज्ञ हम कोई नहीं है। मगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी जो एक राष्ट्रीय दल है, यह जानते हुए कि साइलेंट पीरियड चल रहा है, 13 तारीख को प्रथम चरण का मतदान है, 11 तारीख से 48 घंटे के लिए 48 आवर्स के लिए मतदान से पूर्व किसी प्रकार का प्रचार नहीं होगा, मगर उसके बावजूद
11 तारीख से बाद कल 12 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। यह अपने आप में बहुत ही दुखद है, यह संविधान के साथ खिलवाड़ है और यह पहली बार नहीं है जो कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने कई बार संविधान के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ किया है और मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, तथाकथित दिग्गज नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग को वो कभी सीरियसली लेते ही नहीं। उन्होंने कभी भी चुनाव आयोग को एक अच्छे दृष्टिकोण से देखने की बात कही नहीं। हमेशा चुनाव आयोग के खिलाफ कहते रहे हैं और जिस प्रकार से कल राहुल गांधी की पार्टी ने चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई है। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के दरभंगा में एम्स उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एम्स शोभन हम लेकर गए, ये लोग चाहते थे कि ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल परिसर में बने। हमने कहा कि डीएमसीएच में ये नहीं बनना चाहिए, इससे बाहर बनाना चाहिए ताकि दरभंगा शहर का विस्तार हो सके। देरी केंद्र सरकार की वजह से हुई, काम नहीं होने के लिए केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अपने उम्मीदवार ने आज नामांकन किया, तो हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे। मोदी जी कह रहे हैं मैंने एक गारंटी एम्स देकर के पूरी की दरभंगा। वो तो बहुत पहले बन गया था, शिलान्यास क्यों करने आए? वीडियो देखे होंगे ना आपने, मोदी जी ने दरभंगा दी। तो देखो, शोभन में जमीन तो हम ही लेके गए। ये लोग तो चाहते थे डीएमसीएच में बने, हम लोगों का था कि डीएमसीएच में ना बने, बाहर जाकर के बने, ताकि दरभंगा जिले का विस्तार हो सके, शहर का विस्तार हो सके, लोगों को फायदा हो सके। और डीएमसीएच जो धरोहर रहा है उसका हम लोग राज्य सरकार खुद जो है विस्तार करने का काम करे। तो डीएमसीएच भी बनेगा, अब एम्स भी बनेगा। लेकिन जो विलम्ब हुआ वो तो केंद्र सरकार की बदौलत विलम्ब हुआ है। ये सारा काम तो जमीन शोभन ले जाना हम लोगों का किया हुआ है। केंद्र टीम आई थी, लोग तो मना कर रहा था कि नहीं बनना है, तब हम लोगों ने चिट्ठी लिखा था। मांडविया जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, तो सब तो ऑन रिकॉर्ड है ही किसके बदौलत हो रहा है, क्या हो रहा है। काम नहीं हो पाया, अब तक ईंट नहीं लगी, वो केंद्र सरकार इसकी अपने उम्मीदवार ने। वहीं बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा है कि बिना दोषी सिद्ध हुए या कोर्ट के निर्णय के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा कि बिना आरोप तय हुए, बिना अपराधी साबित हुए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हो। आप खुद से कोर्ट नहीं हो, आप खुद से जज नहीं हो। तो ये सरकार की जो गलत नीति है तानाशाही, उसको सबक सिखाने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि लोगों को भाजपा पर भरोसा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य जगहों पर उपचुनाव जारी है। मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। हर जगह भाजपा के प्रति जनता का विश्वास बढ़ रहा है। 2 उपचुनाव हमारे मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान है, बाकी कई जगह चुनाव चल रहे हैं। मैं सबसे पहले मतदाताओं से अपील करूंगा कि वे अपने मतदान का मताधिकार का जरूर उपयोग करें, मतदान जरूर करें। और साथ ही साथ आज मैं राजस्थान की धरती पे आया हूँ। हमारे यशस्वी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के परिवार में शादी का प्रसंग है। मेरा उनसे बहुत लंबे समय से साथ है और मैं मान के चलता हूँ कि आज बदलते दौर में विश्व की सबसे बड़ी हमारे पार्लियामेंट के अध्यक्ष होना ये बहुत गौरव की बात है। मैं इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, वैसे ही हमारी लोकसभा भी अपने अंदर की चर्चा परिचर्चाओं में एक नया रिकॉर्ड बना रही है। तो परिणाम क्या रहेंगे चुनाव को? परिणाम तो सिवा जनता के ऊपर, वैसे तो आखिर निर्णय जनता का होता है, लेकिन ये मान के चलो जिस प्रकार से काम कर रही सरकार है, जनता को समर्थन मिल रहा है। यही कारण है कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। मेरी अपनी ओर से
योगी कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आर्य न्यूज से उत्तर प्रदेश में 9 सीट पर हो रहे उपचुनाव व सबसे प्रभावी सीट करहल को लेकर खास चर्चा की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 सीटों पर उपचुनाव में करहल सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव मैदान में हैं। बीजेपी ने इस सीट से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे अब ये चुनाव बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। मसलन इस सीट पर फूका और भतीजे के बीच मुकाबला होगा। क्या खुलासा किया इस खास बातचीत में, देखिए। नमस्कार, आर्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। फिलहाल इस वक्त हम योगी कैबिनेट मंत्री और शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी के साथ जुड़ रहे हैं और उपचुनाव पर खास चर्चा करने के लिए हम इनके साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज में आपका। सर, उपचुनाव बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है और करहल सीट सबसे प्रभावी सीट मानी जाती है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा करहल में कहां पर खड़ी है? करहल इस बार हम जीतने जा रहे हैं क्योंकि हमने उन्हीं के घर में सेंध लगा दी। अब वहां पर यादव इस बात पर तुला हुआ है कि वोट करहल का राज सैफई का नहीं चलेगा। वोट है घोसी समाज का सबसे ज़्यादा, उसको तो कभी इन्होंने टिकट दी नहीं। वो टिकट देते यादवों के नाम पर जिन्होंने राजनीति शुरू की, यादवों के नाम पर जिन्होंने अपने राजनीतिक आधार को मजबूत किया, उसमें उनकी पीड़ा भी डेवलप हो रही है धीरे धीरे कि एक खास वर्ग विशेष के यादवों को ही, और उसको भी नहीं, उनको भी पीड़ा यह है कि सिर्फ परिवारवादी होकर चुनते हैं। सैफई का परिवार करहल आके चुनाव लड़ता है, अब ये नहीं चलेगा। इसलिए पूरी तरह यादव विभाजित है और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुका है। इसके अलावा जो अन्य वर्ग है, अन्य कौम है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। इस बार चुनाव पलटा खाएगा और भारतीय जनता पार्टी का करहल में परचम लहराएगा। भाजपा पूर्व में भी लगातार प्रयास करती रही है करहल को जीतने के लिए, लेकिन इस बार बहुत बड़ा खेल जो है भाजपा ने किया है सपा के साथ में, क्योंकि सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश प्रताप यादव को जो है टिकट दे करके बहुत बड़ा जो है सेंध लगाई गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन धर्मेंद्र यादव ही कह रहे हैं कि यादव वोट को जो है भाजपा नहीं काट पाएगी, क्या कहेंगे? धर्मेंद्र यादव अपनी बहन का और बहनों का सम्मान करना नहीं जानते हो, लेकिन वहाँ का यादव परिवार और यादव जो कुल है वो बहन और बहनों का सम्मान करना जानता है। वो इस बात को कह रहा है। और जो 2 नारे गूंज रहे हैं, मैंने पहले भी कहा आपसे, एक करहल में गली गली नारा गूंज रहा है, हमें चाहिए आज़ादी, सैफई से आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी, सैफई से आज़ादी। दूसरा, वोट करहल का, राज सैफई का नहीं चलेगा। यही दोनों नारे व्यथित किए हुए हैं, सैफई को डिस्टर्ब किए हुए हैं, क्योंकि उनके हाथ से करहल जाता नजर आ रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दौरा किया था और क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? किस प्रकार का इस बार जो है माहौल बन गया है? जनसभा की थी योगी जी ने एक, और बहुत विशाल जनसभा थी। ऐसी जनसभा अभी तक अखिलेश यादव भी नहीं कर पाएंगे, वहाँ इतनी बड़ी जनसभा है। इन सबको देख के ही परेशान है सैफई, और जनता ने ठान लिया है। अभी तक इत्तेफाक था कि वहाँ की जनता ये मानती नहीं थी कि भाजपा इस चुनाव को निकाल पाएगी। अब मानती भी है, मान भी लिया है उसने कि भाजपा चुनाव निकाल रही है, और ठान भी लिया है कि भाजपा को निकालना है, इसमें जिताना है। आप चुनाव प्रभारी हैं करहल के, आपने क्या रणनीति कुछ बनाई है? किस प्रकार की जो है रणनीति तैयार की गई है? देखिए, मैं चुनाव प्रभारी हूँ, तो हमारे पास जो चुनाव के अस्त्र होते हैं, पहला अस्त्र होता है कि जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं हम, उसकी लीडरशिप कैसी है। तो इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी और योगी जी जैसा नेतृत्व अन्य दल में किसी के पास नहीं है। मोदी जी और योगी जी के घुटनों से नीचे अन्य दलों पर नेता होंगे। नंबर 2 कि उनके जैसा कृतित्व, जो उन्होंने काम किया है, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के से लेकर जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जिसके घर अनाज की, जिसके किचन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार कर रही है, योगी और मोदी जी सरकारें कर रही है, वहां से लेकर चांद पर तिरंगा फहराया है तो मोदी जी ने सर।
तो ये हमारे कृतित्व है जिनको जानती है। तीसरा, जो कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, ऐसी दुर्लभ कार्यकर्ताओं की फौज किसी दल पे नहीं है जो नीचे तक अपनी बातों को उतार रही है। और चौथा, सब समीकरण हमारी तरफ है। अब सैफई से मुक्ति करहल चाहता है, ये एक वातावरण हमारी तरफ है। जैसा कि मंत्री जी आपने कहा है कि करहल मुक्ति चाहता है, पहली बार हम सपा को करहल में या मैनपुरी में लाचार देख रहे हैं। आखिरी सवाल है, क्या कहें? बिल्कुल लाचार नहीं, बेजार भी है, लाचार भी है, परेशान भी है, क्योंकि उसके हाथ से अब करहल जाता नजर आ रहा है। वो अब अफसोस कर रहे हैं कि इससे अच्छा होता हम किसी करहलवासी यादव को टिकट दे देते। अब वो सोचने में मजबूर हो गए हैं और ये सोचवाने का काम वहां की जनता ने किया है। करहल फॉर करहलवासी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप दर्शकों सुन रहे थे, हमारे साथ योगी कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए थे। करहल सीट पर चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, जहां पर उनकी कड़ी रणनीति है। उन्होंने बताया है कि चुनावी शस्त्र जो होते हैं उनको हम पूरी तरीके से अपना रहे हैं और सबसे बड़ा काम किया है अनुजेश प्रताप यादव को टिकट देकर, क्योंकि वो खास बात यह है कि सांसद धर्मेंद्र यादव की बहनों ही है, तो इन्होंने बहुत बड़ी सेंध जो है लगाई है। और इस बार जो है सपा करहल में बहुत बुरी तरीके से जो है लाचार नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए, देखते रहिए आर्या न्यूज। कैमरामैन सहयोगी रवि के साथ राहुल चौहान, उत्तर प्रदेश से आगरा। नमस्कार, आर्या न्यूज में आपका। वहीं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में खाना बनाते समय गैस से आग लग गई। आग से गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि मामला गदागंज थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव का है, जहां राजन साहू पुत्र देवी दयाल के घर में अचानक आग लग गई। राजन साहू ने बताया है कि मेरी बीवी खाना बना रही थी, तभी गैस से खाना बनाते समय अचानक आग लग गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक घर में रखा गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं राजन साहू मजदूरी का काम करता है। किसी तरह दैनिक मजदूरी कर वह परिवार का पालन पोषण करता है। पीड़ित के घर पर अचानक आग लग जाने से उसकी काफी जो है वो नुकसान हुआ है। वहीं ग्रामीणों द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल को पीड़ित के घर में लगी आग का आकलन कर नुकसान शासन द्वारा दिलाए जाने के लिए उन्होंने मांग की है। नाम है आपका? पूनम साहू। कहाँ के रहने वाली हैं आप? तिवारीपुर। किस वजह से आग लगी है, कैसे? खाना बनाया जाता था। तो खाना कौन बना रहा था? खाना आप ही बना रही थी? तो खाना बनाते समय आग लग गई। तो कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? 5-6 हज़ार। नाम है आपका? पूनम साहू। कहाँ के रहने वाली हैं आप? तिवारीपुर। किस वजह से आग लगी है, कैसे? नाम है आपका? राजन साहू। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तिवारीपुर। क्या घटना हुई है? गैस से लीकेज था, इसीलिए लग। तो किस वजह से आग लगी? वो चाय बनाने जा रही थी, उसी लीक था, इसीलिए लगा। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने महिला को रौंद दिया। डंपर की टक्कर से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि सड़क पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं यह मामला ऊंचाहारी कोतवाली क्षेत्र के चढ़रई चौराहे के पास का है। वहीं रायबरेली में फिर से दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पूरा मामला गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के भीतर गांव के पास का है। वहीं दोनों युवक पल्सर गाड़ी से खीरों की तरफ आ रहे थे, तभी सामने की तरफ से आ रही अनियंत्रित पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर से लगी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां नवशक्ति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिसे रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया है। एक का नाम नवशक्ति है, जिसकी उम्र 16 साल है, और एक का नाम सोनू सिंह है, जिनकी उम्र 21 साल है। दोनों बहुत गंभीर अवस्था में हमारे पास आए हैं। उनका प्राथमिक इलाज। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां दिल्ली से अलीगढ़ आ रही पैसेंजर ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसका विरोध करने पर महिला के पति के साथ भी दबंगों ने स्टेशन से उतरते ही मारपीट कर डाली। वहीं दबंग युवकों पर महिला ने छेड़छाड़ और पति के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है।
वहीं दबंग युवकों की टोली घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गई। आपको बता दें कि दिल्ली से दंपत्ति अलीगढ़ में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। वहीं महिला ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसके पति को ही पुलिस ने थाने में बिठा लिया है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। यह मामला बन्ना देवी थाने इलाके का है। सुल्ताना। कहाँ की रहने वाली? दिल्ली। क्या मामला है, किस मामले को लेकर के यहाँ पर इतना? हम यहाँ आए थे, मेरे जेठ की शादी थी, तो यहीं अलीगढ़ में मेरे जेठ की शादी थी, तो दिल्ली में मेरा सामान रह गया, तो लहंगा आऊंगा, तो मैं वही लेने गई थी लहंगा। जब हम वहाँ से आ रहे थे दिल्ली से यहाँ अलीगढ़, तो अलीगढ़ में 5-6 लड़के खड़े ट्रेन में चढ़े और 2 लड़के मुझे देखे जा रहे। मैंने बोला भाई क्या देख रहे हो? तो मुझसे भी बदतमीजी करी, मेरे आदमी से भी बदतमीजी करी। फिर एक आदमी पी के मेरे को छूने की कोशिश करी और सबने किसी ने कुछ नहीं बोला। जब मैंने फोन मांगा पुलिस को कॉल करने के लिए, तो किसी ने फोन नहीं दिया, किसी ने कहा बैलेंस नहीं है। तब वो लड़के ट्रेन से उतर के भाग गए, दूसरे 5 बीच वाले डब्बे में बैठ गए। 5-6 लड़के थे, नहीं जानती थी। फिर उसके बाद जब हम यहाँ अलीगढ़ स्टेशन पे उतरे तो मेरी अम्मी और ससुर आए। तो उसके बाद उस लड़कों ने बेड लेके बेल्टों से मारे मेरे आदमी को और बंदूक की धमकी दी, बंदूक लेके मैं इसको मार। ऐसा है कि एक अजीब जंगल राज का सा माहौल बन गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पे जो है वो आज ही शायद या कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नारा दिया था महिलाओं को लेके। उन्हें मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज उनके नारे के बिल्कुल विपरीत यहां जीआरपी थाने में माहौल है। महिला ट्रेन में आ रही थी, उसे लड़कों ने छेड़ने के बाद जब उसके पति ने विरोध किया तो उसके पति को पीटा, और पीटने के बाद जो है वो अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, बात करी है, इतने सारे हमारे भाई अपने साथ लेकर आए हम लोग, तब यहाँ पे जो है वो उनका मुकदमा दर्ज हो रहा है। कहाँ आ रही थी? महिला दिल्ली से शादी में आ रही थी अलीगढ़ के लिए। ठीक है, देखिए पीटने वालों का एक है कि जो इन्होंने पिंजरा बनाया था मजनू का, वो तो जंग खा रहा है, और जो उत्तर प्रदेश के अंदर क्योंकि कानून से और वर्दी को भाई पुलिस के थाने में घुस के भाजपा के गुंडे आए दिन मार पिटाई पुलिस से कर रहे हैं, तो पुलिस का खौफ भी खत्म कर दिया है। तो जंगल राज का सा माहौल बना हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, ना पुलिस का खौफ है ना कानून का खौफ है। बात समझ में आ रही है? और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अभी फिर 16 तारीख को आ रहे हैं, 17 तारीख को 2 बार आ रहे हैं, क्योंकि हार रहे हैं। लिहाजा उनके सामने कम से कम इसी बात की इस बहन से माफी मांग लें आके। अब ये ऐसा खबर रोहतास जिले से है, जहां संझोली थाना की अमेठी में एक लड़की की हत्या कर दी गई। घर वालों ने जब लड़की की शादी तय करी थी तो गांव के ही राकेश पासवान घर में घुसा और लड़की के साथ मारपीट की तथा छत से धक्का दे दिया, जिससे दुर्गा कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की मां ने संजोली थाने में राकेश समेत 5 लोगों पर केस दर्ज कराया है। मृतक दुर्गा कुमारी का भाई सीआरपीएफ का जवान है। वह 2 दिन पहले अपनी बहन की शादी तय कर लौटा था और ये वारदात हो गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सासाराम से आरा जाने वाले रोड को संजोली के पास जाम कर दिया। बाद में स्थानीय पुलिस के समझाने पर लोगों ने रास्ते को खोला। वहीं विक्रमगंज एसडीपीओ कुमार संजय ने बताया है कि लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और मामले की जांच की जा रही है। एक रामेश्वर पासवान का लड़का राकेश पासवान है, तो कई दिन से हमारे घर में फ़ोन करके टॉर्चर कर रहा था हमारे सिस्टर को, कभी हमारी वाइफ के नंबर पर भी फ़ोन करके उसको टॉर्चर कर रहा था कि ये करो वो करो। नहीं तो फिर उसका हम लोग बताया गया घर पे हमारी बहन ऐसे कि ऐसे ऐसे कर रहा है, तो हमने उस पर रोक लगाया। तो कल हम लोग अपनी बहन सिस्टर का शादी तय करके आए थे, बोला शादी करोगे तुम लोग को मार देंगे घर में सबको। कल रात में 8:30 बजे हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे अपने घर में शादी ब्याह के बारे में, तो वो दूसरे वाले घर में घुस के अकेले सिस्टर पढ़ रही थी, उसको मारा पीटा है, फिर छत पे से ले जाकर नीचे ढकेल दिया है। माताजी थी घर में खाली, माताजी बचाव में आई, माताजी को मारे, फिर मैं आया बचाव में, तो हमको भी सब मारे पीटे हैं। उनके परिवार के सभी सदस्य, उसमें 5 उनके परिवार के 5 सदस्य हैं, उन्होंने सबको मारा है। कहाँ का मामला है? ये ग्राम अमेठी का मामला है। जी सर। इस पर क्या कहेंगे आप?
सर यही कहेंगे कि हम अगर डिफेंस वाले हैं तो कम से कम जो हम बताए हैं तो उस हिसाब से रिस्पांस मिले। आप बोल रहे हैं, थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि हर चीज़ कानूनी कार्रवाई से होगा, हमको समय मिलेगा तो आएंगे, ये सब ना हो, उसके तुरंत कार्रवाई की जाए। और यहाँ से अमेठी गांव 10 मिनट का रास्ता था, इनको आने में 45 मिनट लगा है। वो समय से आते तो शायद हो सकता है कि हमारी सिस्टर बच भी गई होती, उनको सही सुविधा मिली होती ले जाने के लिए। अब हम लोग रात में सिस्टर को बचाएं कि माताजी को बताएं, माताजी भी हो हमारी सिस्टर, बड़ी बहन भी हो हैं कि हमारे पे सब कोई मारने पे टूटे हुए सब कोई गांव के। क्या नाम है? योगेश कुमार नाम है सर, CRP। अमेठी गांव में रात्रि में सूचना मिली कि एक लड़की की संदिग्ध मौत हो गई है और उस सूचना पर तत्काल संजौली थाना के द्वारा वहां जाकर उसका इंक्वेस्ट वगैरह भर के और डेड बॉडी को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। रात में उसका पोस्टमार्टम हो गया। परिजन उसके बाद वहां से लाश लेकर आए और संझौली विक्रमगंज मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिए। उसमें कुछ बाहर से भी तत्व थे जिनके द्वारा यातायात को अवरुद्ध किया गया लगभग 2.5-3 घंटे। काफ़ी उनको समझाने का प्रयास किया गया और उनसे यह भी आग्रह किया गया कि आप अपना लिखित आवेदन दे दें या फिर फर्द बयान दे दें, जिसके आधार पर कांड दर्ज किया जाए और पुलिस अनुसंधान कर पाए और अग्रिम कार्रवाई कर पाए। उसके लिए भी वो लोग तैयार नहीं थे। स्थानीय गणमान्य लोग और जनप्रतिनिधि लोगों के काफ़ी समझाने बुझाने के बाद उनके परिजनों द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिस पर कांड दर्ज कर लिया गया है। यातायात व्यवस्था सुचारू हो गई है और अनुसंधान किया जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तथ्यों के आधार पर जो भी दोषी होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा और विधि। अमेठी गांव में रात्रि में सूचना। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में ग्रिंडर ऐप पर समलैंगिक दोस्ती की आड़ में ब्लैकमेल करने वाले गैंग ने AMU छात्र संघ वारदात को अंजाम दिया है। इस शातिर गैंग ने एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कूल में पढ़ रहे एक छात्र संघ कुकर्म की कोशिश करते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए 50,000 रुपए की मांग भी इन शातिर लोगों ने कर दी थी। पकड़े गए शातिर अपराधियों ने पीड़ित छात्र से उसका ATM कार्ड भी ले लिया। इसके बाद उसने पिन पूछ कर 12,000 रुपए भी निकाल लिए। घटना की जानकारी जब पीड़ित छात्र ने पुलिस को दी, इसके बाद इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पिछले 3 महीने से ये लोग डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। इनमें से कई लोगों को इन्होंने पहले भी शिकार बनाया है, लेकिन इस बार पुलिस को शिकायत मिली, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस संबंध में मुकदमा बुलंदशहर जनपद के युवक ने दर्ज कराया। AMU छात्र ने बताया है कि वह 12वीं में पढ़ता है। उसने बताया कि ग्रिंडर ऐप पर हुई दोस्ती के क्रम में कुछ लोगों ने 7 नवंबर को उससे जकरिया मार्केट स्थित नाले की पुलिया के पास बुलाया, जहां से 2 व्यक्ति जबरन बहला फुसला कर उसे ले गए। बातचीत में खुद को शाहरुख व दूसरा हाजिफ नाम से बुला रहा था। के मेडिकल चौकी क्षेत्र में अलीगढ़ पुलिस ने एक बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो कि लड़कों को अगवा कर उनके साथ एक्सटॉर्शन करता था। इस गिरोह के 4 सदस्य सगीर, हफीज, शाहरुख और जैकी को अलीगढ़ पुलिस ने मेडिकल चौकी इंचार्ज सबीर अली की स्पेशल टीम के नेतृत्व में रातों रात दबिश देकर गिरफ्तार किया है। यह गिरोह ग्राइंडर नामक ऐप पर फेक प्रोफाइल बनाता था, जिसके माध्यम से वह भोले भाले लड़कों को अपने तक समलैंगिक संबंध बनाने का झांसा देकर बुलाता था। एक कमरे में उनको ले जाकर उनको नग्न कर उनके साथ मारपीट करता था तथा उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करता था। इस वीडियो का आधार बनाकर वह उनसे पैसे वसूलता था तथा उनको जान से मारने की धमकी देकर उनके साथ अन्य गलत तरीके के काम करता था। ऐसे गिरोह को गिरफ्तार कर उनके बरामदगी में कई ऐसे लोगों के वीडियोस मिले हैं जो कि पुराने पीड़ित हैं। इसके अलावा बरामदगी में रुपये भी बरामद हुए हैं जो उन्होंने एक्सटॉर्शन करके कमाए थे। मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। चारों अभियुक्त जेल में हैं तथा
मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के बागी बिसुनपुर माथो निवासी ट्रांसपोर्टर मोहम्मद सागिर से 20 लाख रंगदारी मांगने में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं डीएसपी पश्चिमी 2 अभिनेश चंद्र ज्ञानी के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पकड़े गए अपराधियों के पास से रंगदारी मांगने में प्रयुक्त 4 मोबाइल फोन, 2 बाइक, देसी कट्टा व 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं डीएसपी पश्चिमी 2 अनिमेश चंद्र ज्ञानी ने बताया है कि 30 अगस्त को ट्रांसपोर्टर मोहम्मद सागिर को मोबाइल पर फोन कर 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। कॉल करने वाले ने धमकी दी थी कि तुमको अगर समय दिया गया है कि 2 दिन में अगर आपने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी जान से मार दिया जाएगा। इस मामले में ट्रांसपोर्टर की लिखित शिकायत पर थाने में रंगदारी की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ लिया है। में मोहम्मद सागिर एक व्यक्ति हैं जो बागी बिशनपुर के रहने वाले हैं। उनको 30 अगस्त को उनके मोबाइल नंबर को अज्ञात नंबर से फोन आया, जिससे रंगदारी की मांग की गई। 20 लाख रुपया रंगदारी की मांग की गई। इस पर मामला को गंभीरता से लेते हुए कानून का अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिसमें तकनीकी साक्ष्य के आधार पर और एसपी साहब के निर्देशन में एक एसआईटी टीम की गठन की गई, और जिसमें सम्मिलित पदाधिकारी टीम, टेक्निकल टीम पदाधिकारी और थानाध्यक्ष इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा किए। और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर जो रंगदारी मांगने में जो सिम प्रयुक्त हुआ था वो सैयद नियाब अहमद के पास से बरामद कर दिया, और जिस मोबाइल से रंगदारी मांग की गई थी वो मोबाइल भी सैयद नियाब अहमद के पास से बरामद की गई। और उससे पूछताछ में 3 और व्यक्ति के नाम बताए। तीनों मेहसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक मोहम्मद रियाज, एक सैफ अली, एक रविंद्र कुमार, ये 3 आदमी के नाम बताए। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।